तो मुझे क्लैरिटी होती थी कि दिन भर में मुझे कितना पढ़ना है और मैंने अभी तक कितना पढ़ लिया। और इंग्लिश मेरी बहुत ज़्यादा वीक थी, उसके लिए मुझे बहुत स्ट्रगल करना पड़ा, उसके लिए मैंने काफ़ी मेहनत की। तो इन दो चीज़ों को फोकस करते हुए अगर आप अपनी तैयारी करते हो तो सारी चीज़ें आपके लिए बहुत जल्दी ठीक होने वाली है बुक। लेकिन थोड़े टाइम के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ अगर ये बुक नहीं होगी तो आपके नंबर भी नहीं आएंगे। तो फिर उस बुक को करना स्टार्ट किया। एक तो जो बहुत बड़ी गलती होती है एस्पिरेंट्स की, मेरी भी थी और माइट भी आप लोगों की भी हो रही होगी, था तो मैंने कुछ अलग नहीं किया। मैं तो सिर्फ सिलेबस को पढ़ रही थी, उसके बाद में मैं एग्जाम दे के आती थी तो वो एग्जाम निकल जाता था। ऐसा होता है। डिस्ट्रैक्शंस को कम करने के काफ़ी सारे मेथड्स थे मेरे पास में। एक मेथड था कि फ़ोन घर पे छोड़ा हो लाइब्रेरी जाती थी तो बेइज्जती भी लगती थी अगर नहीं होता था तो कि सामने बगल वाला बैठा है, एक पेज का टारगेट चिपका रखा, पढ़ी है ही नहीं सुबह से। मैं यूजुअली मेरा इंस्टाग्राम इंस्टॉल होता था जिस दिन मेरा एग्जाम हो गया उस दिन 2-3 दिन अब इंस्टा चलाएंगे जी भर के। बहुत जल्दी ऐसा फील करोगे कि आपके भी लाइन से सारे एग्जाम्स निकल रहे हैं। ये बहुत बड़ी चीज़ नहीं है कि अलग अलग एग्जाम्स को निकालना। थोड़ा सा देखो अपने आप के साथ स्ट्रिक्ट होना पड़ता है। मैं अपने आप को बेशरम और ये सारी चीज़ें बोलती रहती थी कि थोड़ी शर्म कर ले, पढ़ी नहीं है सुबह से, ऐसे टाइप की। क्रिस्टोफर सर के यहाँ मैं गई तो उन्होंने एक मॉक पेपर हमें सोल्व करने के लिए दिया और उसके अंदर मेरे 2 नंबर थे जिस दिन आपका सिलेक्शन होगा तो ये जो आपका स्ट्रगल है ये वर्थ इट हो जाएगा। उस दिन आपके जब पेरेंट्स प्राउड फील करें। दोस्तों, आज का वीडियो स्पॉन्सर किया है ओलिव बोर्ड ने। ओलिव बोर्ड जैसा कि आप जानते हो इंडिया का सबसे बड़ा जाने माने टेस्ट प्रिपरेशन प्लेटफॉर्म में से एक है। ओलिव बोर्ड पे एसएससी प्रिपरेशन के लिए आपको मिलेंगे एग्जाम वाइज कोर्सेज, वो भी हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में। इसके अलावा 600 से ज्यादा मॉक टेस्ट, सेक्शनल टेस्ट, जीके नोट्स, टाइपिंग टेस्ट एंड अदर प्रिपरेशन मटेरियल। इसके अलावा हर शनिवार और रविवार को ओलिव बोर्ड फ्री ऑल इंडिया लाइव मॉक टेस्ट भी कंडक्ट करवाता है। तो आज ही ओलिव बोर्ड ऐप डाउनलोड करिए और अपनी एसएससी प्रिपरेशन को नेक्स्ट लेवल पर ले जाइए। हेलो एंड नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मोटिवेशन फैक्ट्री के इस शानदार प्लेटफॉर्म पर। आप सभी लगातार देख रहे हैं हमारे चैनल पर एसएससी सीजीएल टॉपर्स के इंटरव्यू चल रहे हैं। लेकिन आज इस वीडियो में हमारे साथ एक खास मेहमान मौजूद हैं जिन्होंने एसएससी सीजीएल और भी तमाम एग्जाम क्रैक कर रखे हैं। पहले हम उनके एग्जाम्स के बारे में बता देते हैं। बहुत लंबी लिस्ट है तो मैंने नोट कर लिया है पेपर पे। एसएससी सीजीएल 2020 क्वालिफाइंग है, 2021 भी दिया है, एसएससी सीपीओ 2018, सीपीओ 2019, सीपीओ 2020, सीएचएसएल 2019, 2020, आरपीएफ, एसआई और हरियाणा एसआई, एफकेट, सीडीएस और भी बहुत सारे एग्जाम हैं। अब आप सभी लोगों के तमाम कमेंट्स आते हैं कि इतने सारे एग्जाम क्यों देते हैं, जो इतने होशियार हैं तो उनकी सीट खा जाते हैं। लेकिन इसमें एक खास अच्छी बात है कि मैडम ने फाइनल और डीवी वगैरह ये सब नहीं दिया है, तो उससे वो सीट का कोई लफड़ा होता नहीं है। तो फालतू के कमेंट मत करना, पहले ही मैं क्लियर कर देता हूँ। और जो जैसे एफकेट का होगा, इनमें जो फाइनल जो इंटरव्यू होता है वो उसमें क्वालिफाई नहीं कर पाए। बाकी फाइनली अभी दिल्ली एसआई में इनकी ट्रेनिंग चल रही है। तो मैडम से मैंने रिक्वेस्ट किया तो उन्होंने अपना कीमती समय निकाला आप सभी लोगों को गाइड करने के लिए। और बहुत सारे बच्चे आप ऑलरेडी जानते होंगे मैडम को, क्योंकि इनका भी यूट्यूब चैनल है। वहाँ पर काफ़ी शॉर्ट्स इनके वायरल होते हैं, काफ़ी वीडियोज़ बहुत अच्छे व्यूज़ आते हैं, आप सभी लोगों का बहुत ज़्यादा प्यार मिलता है। तो मैडम बहुत बहुत स्वागत है आपका मोटिवेशन फैक्ट्री चैनल पर और बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमें अपना कीमती समय दे रहे हो। मैंने आपके बारे में इतना कुछ तो बता ही दिया, लेकिन फिर भी अपनी तरफ से एक शॉर्ट इंट्रो ऑडियंस के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन दिस प्लेटफॉर्म। बहुत सारे लोगों से इंटरेक्शन करने का मौका मिल रहा है मुझे भी आज इस प्लेटफॉर्म के थ्रू। मेरा इंटरव्यू सर, आपने इंट्रोडक्शन आपने काफ़ी कुछ बता दिया है। थोड़ी सी चीज़ें मैं बता देती हूँ जो बैकग्राउंड है इस चीज़ का, कि जर्नी स्टार्ट कहाँ से हुई, स्कूलिंग कहाँ से है, उन चीज़ों से रिलेटेड। मैं बेसिकली हिसार हरियाणा से बिलोंग करती हूँ। वहाँ एक गांव पड़ता है मेरा हिसार के अंदर, लाडवा नाम से, और वहाँ से मैं पढ़ी हुई हूँ। उसके बाद में मैंने ग्रेजुएशन दिल्ली यूनिवर्सिटी से किया है। और प्रिपरेशन के टाइम पे मैंने दिल्ली से ही थोड़ी सी अपनी प्रिपरेशन की थी कुछ टाइम के लिए। उसके बाद में मैं हिसार मूव हो गई थी और मैंने सेल्फ स्टडी करके अपनी प्रिपरेशन की थी। ओके, ग्रेट। अभी आपके बारे में और कुछ जानने से पहले, आपकी स्ट्रेटजी पर आने से पहले, मैं उस वीडियो का जिक्र करूंगा जो बहुत ज़्यादा वायरल हुई है, जो जब आप अपना यूनिफॉर्म पहन के फर्स्ट टाइम पेरेंट्स के सामने गए। और मुझे काफ़ी अच्छा लगता है ऐसी वीडियोज़ को देखना और उनके जो एक्सपीरियंस उनको पूछना। तो मैं ऑडियंस के लिए भी चाहूँगा कि उस एक्सपीरियंस के बारे में थोड़ा बताओ। जब आप फर्स्ट टाइम पेरेंट्स के सामने गए, आपके यूनिफॉर्म शोल्डर पे आपके स्टार्स थे, तो कैसा लग रहा था, कैसी फीलिंग्स थी? सर वो फीलिंग तो बहुत ही अलग होती है जब आपके पेरेंट्स आपके ऊपर प्राउड फील कर रहे होते हैं। तो उस टाइम पे तो मैं बहुत टाइम पहले से, जैसे मैं डिफेंस के एग्ज़ाम्स देती थी तो उनकी पीओपीज़ होती हैं, पासिंग आउट परेड होती है, तो वहाँ पे पेरेंट्स जाते हैं, स्टार्स देखते हैं, वो सारी वो होस्टिंग जो सेरेमनीज़ होती हैं वो मैं देखती थी। तो आई यूज़ टू क्राई कि जब मैं उनको देखती थी तो मैं रोने लग जाती हूँ। इवन मेरे सामने अभी 2018 का सीपीओ का बैच था,
48th बैच जो उसकी पासिंग आउट हमारे सामने हुई थी, तो उस दिन भी जब पेरेंट्स वाला मोमेंट था वो देख के मैं थोड़ी सी इमोशनल हो जाती हूँ। तो पेरेंट्स का जो मोमेंट है वो तो डेफिनेटली इमोशनल है मेरे लिए, लेकिन जब पेरेंट्स आपके ऊपर प्राउड फील करते हैं तो मैंने तो बोला भी है एक दो बार कि वो बेस्ट फीलिंग है मेरे लिए। आफ्टर सिलेक्शन भी, बिफोर सिलेक्शन भी, जब भी आपके पेरेंट्स आपकी वजह से जाने जाते हैं या पापा से कोई भी ऐसे पूछता है कि गुड़िया का सिलेक्शन हो गया या हाँ वो वीडियो देखी थी, तो वो अपने आप में प्राउड फील करते हैं और मेरे लिए वही इनफ होता है। आपकी फैमिली बैकग्राउंड कैसा है? आपके फैमिली में और कोई ऑफिसर्स हैं ऑलरेडी, या फिर मतलब सीजीएल से या फिर यूपीएससी में कोई गया हुआ है? कहाँ से इंस्पिरेशन कहाँ से आई आपको? सर मेरी फैमिली तो एक्चुअली माय फादर इज़ फार्मर और मेरे कजन्स वगैरह भी फार्मिंग से ही रिलेटेड काम करते हैं। सारी फैमिली फार्मर्स की ही है, नाना ननिहाल हर जगह से यही है। मेरा ही थोड़ा सा अलग था, स्टार्टिंग से मुझे थोड़ा सा स्टडीज़ में इंटरेस्ट था। पेरेंट्स ने भी मेरे अंदर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस दिखाया कि हाँ चलो आप पढ़ सकते हो। और दूसरा फिर ऐसे था कि हम एक्चुअली 3 सिस्टर्स हैं, तो थोड़ा सा सोसाइटी के अंदर मैंने ये चीज़ भी देखी थी। आज के टाइम पे थोड़ी सी कम हो गई है, लेकिन उस टाइम पे थोड़ी सी होती थी कि 3 बहनें हैं, ये है वो है। तो मेरे को कहीं ना कहीं ये थी दिमाग के अंदर कि ये 3 बहनें वाला जो ये स्टिग्मा टाइप से एक चीज़ हो रखी है, इस चीज़ को थोड़ा सा हमें अलग डायरेक्शन में लेके जाना है। इस चीज़ को पेरेंट्स को प्राउड फील कराना है कि हाँ अगर 3 बेटियां हैं तो कुछ गलत नहीं है इस चीज़ के अंदर। ऑल्दो मेरे पेरेंट्स के लिए हमेशा से बहुत बेटियों के लिए बहुत प्यार रहा है, पापा की तरफ से बहुत सपोर्ट रहा है। स्टिल थोड़ी सी वो चीज़ थी, बाकी मेरी पढ़ाई की तरफ रुझान था, पेरेंट्स ने सपोर्ट किया तो फिर चीज़ें अलग हो गई। अभी मैं फर्स्ट ही हूँ अपनी मतलब पूरी फैमिली में जो किसी गवर्नमेंट जॉब के ऊपर जा रही है। आपकी अगर पढ़ाई लिखाई की बात करी जाए, आपके बचपन की बात करी जाए, आप गांव में रहे हो, वहीं पे आपकी शुरुआती पढ़ाई लिखाई हो, तो किस तरीके की पढ़ाई लिखाई रही आपकी शुरुआत में? सर मैंने गांव में ही गवर्नमेंट स्कूल से अपनी पढ़ाई की है, तो मैं अपने कज़न्स वगैरह के साथ में स्कूल जाती थी। स्टार्टिंग से ही मैं ठीक थी पढ़ने में, तो फिर मेरा इंटरेस्ट था पढ़ने के लिए, तो गांव से ही मैंने अपनी कर ली थी पढ़ाई, जो बेसिक पढ़ाई होती है, क्योंकि गांव में एज सच कोई प्राइवेट स्कूल भी बहुत हाई लेवल का नहीं था उस टाइम पे, अभी 1-2 हैं फिर भी। और जब मेरी स्कूलिंग हो गई थी कंप्लीट, उसके बाद में फिर मेरे को थोड़ा सा टीचर्स ने मोटिवेट किया और 1-2 मेरे फ्रेंड सर्कल में जो मेरे सीनियर्स वगैरह थे वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में आए हुए थे। मेरी मामा की साइड से एक कज़न है, वो आई हुई थी दिल्ली यूनिवर्सिटी में, तो मुझे भी थोड़ा सा उस चीज़ के बारे में क्यूरियोसिटी हुई कि मुझे भी बाहर जाके अब पढ़ना है, मैं हिसार में नहीं पढ़ना चाहती हूँ, या मुझे स्पेशली मुझे मैथ्स ऑनर्स के लिए ऑप्ट करना था। तो मैथ्स ऑनर्स का जो सब्जेक्ट है वो भी हिसार में अवेलेबल नहीं था, तो फिर मैंने पेरेंट्स को फोर्स किया थोड़ा सा, और हाँ थोड़ा सा फोर्स करना पड़ा था स्टार्टिंग में तो, लेकिन बाद में कन्विंस हो गए थे। तो उसके बाद में फिर मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की, और ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद फिर मैं अभी एग्ज़ाम्स अपने क्रैक करके अभी जॉब पे हूँ। ओके, अभी आपकी अगर तैयारी की बात करी जाए, तैयारी पर आपके आते हैं, जब आपका ग्रेजुएशन हो गया उसके बाद शुरुआत कैसे आपकी तैयारी की हुई? जैसे आप दिल्ली में ऑलरेडी रह रहे हो, तो आपको आइडिया था कि कोचिंग्स बहुत सारे यहाँ पर हैं, तो फिर शुरुआत कैसे हुई कि आपने कैसे डिसीजन लिया कि कोचिंग लेना है या फिर नहीं लेना? और शुरुआती जो डाउट्स होते हैं एस्पिरेंट्स के मन में, क्योंकि हम वीडियोस लगातार उन एस्पिरेंट्स के लिए बनाते हैं जो गाँव में रह रहे हैं या फिर उनके पास इतनी अवेयरनेस नहीं है कि कैसे क्या करना है, तो उनको आइडिया लग सकता है टॉपर स्टॉक से। तो थोड़ा अपने एक्सपीरियंस को शेयर करिए शुरुआती दिनों के। सर जो शुरुआत हुई थी वो तो मैं बोल सकती हूँ भीड़ चाल जो होती है उसके जैसी ही हुई थी कि सब कोचिंग ले रहे हैं तो मैं भी कोचिंग जाऊँगी। लेकिन जब मैं यहाँ पे आई तो मैंने उससे पहले मेरे 1-2 जो सीनियर्स थे उन्होंने कोचिंग की थी, तो उनसे मैंने कहीं ना कहीं सुनने में आया था कि जो मिक्स्ड बैच होते हैं उनके अंदर थोड़ा सा सिलेबस कंप्लीट नहीं होता है, या इस टाइप की थोड़ी बहुत चीज़ें मेरे को सुनने में मिली थी। उसके बाद में मेरे एक सीनियर यहाँ पे कोचिंग कर रही थी अपनी, तो मैंने उनसे सलाह ली कि मेरे को क्या करना चाहिए या कौन से टीचर के पास मुझे जाना चाहिए। तो उन्होंने मुझे बोला कि 1-2 टीचर्स का आप डेमो लेके देख सकते हो, उसके बाद में आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको किसके साथ जाना चाहिए। उसके बाद में साथ साथ में ये था मुझे कि मुझे मैथ्स के अंदर, तो मैंने मैथ्स ऑनर्स किया था, तो मुझे सिर्फ शॉर्ट ट्रिक्स वगैरह के बारे में जानना था, क्योंकि जो मैथ्स ऑनर्स का मैथ्स था वो थोड़ा सा डिफरेंट था और यहाँ का मैथ्स बिल्कुल अलग तरह से है। तो मेरे को मैथ्स के लिए देखना था, और इंग्लिश में तो मैं बिल्कुल गोल गोल जीरो थी, तो उसके लिए मुझे सब कुछ पढ़ना था। जीएस में मेरा थोड़ा सा इंटरेस्ट था स्टार्टिंग से ही, तो मुझे ऐसे था कि मैं खुद से भी कर लूँगी। और रीजनिंग के लिए फिर मैंने कुछ लोगों से पता किया, तो फिर उन्होंने बोला कि अगर आप थोड़ी बहुत यूट्यूब से वीडियोज़ देख के और खुद से भी अगर आप सोल्व करना स्टार्ट करोगे तो आपको रीजनिंग के अंदर इतनी दिक्कत नहीं आने वाली है। तो वही चीज़ें फिर मैंने की। मैंने मैथ्स के लिए फिर क्लास ली थी और इंग्लिश के लिए मैंने क्लास ली थी, और कंबाइंड बैच मैंने कोई नहीं लिया था। स्टार्टिंग में बहुत सारी दिक्कतें आई थी, ये डेमो वेमो लेने में भी मेरे को 15 दिन लग गए थे।
बट मेरा डिसीजन सही रहा। एट द एंड मैंने दोनों अच्छे टीचर्स से अपना कोर्स कंप्लीट किया, मैंने अपनी क्लासेस कंप्लीट करके फिर मैं अपने मूव बैक टू सिटी हो गई थी, जो मेरी होम टाउन था, क्योंकि मुझे अपने छोटे बहन भाइयों के लिए भी थोड़ा सा देखना था। भाई 12th पास कर रहा था उस टाइम, 10th पास कर रहा था, 11th में आना था उसको। तो फिर मेरे को लगा कि ये मेरे साथ रह के ये भी अपनी आगे की पढ़ाई कर लेगा, तो फिर मैं अपने वापस हिसार चली गई थी। अगर आपके एग्जाम्स की बात करी जाए तो पहला एग्जाम आपका कौन सा था, और इतने सारे एग्जाम आपने क्रैक किए, तो इनकी जर्नी थोड़ा बताओ। कौन सा एग्जाम कब आपका हुआ और फिर किस में सिलेक्शन आपका किस वजह से रह गया, वो सारी चीज़ें। सर जो मेरा फर्स्ट एग्ज़ाम था वो मैंने FCAT दिया था सर। वो कुछ 2018 में मैंने दिया था, और वो बाय गॉड ग्रेस बोल सकती हूँ या टचवुड कि उस टाइम तक मेरी प्रिपरेशन नहीं थी, क्योंकि मैंने जस्ट प्रिपरेशन स्टार्ट की थी। लेकिन वो एग्ज़ाम मैंने क्रैक कर लिया था। नवंबर में उस टाइम पे होता था FCAT का एग्ज़ाम, तो नवंबर 2018 में दिया था मैंने वो फर्स्ट एग्ज़ाम। उसके बाद में फिर उस टाइम पे वेंडर वगैरह चेंज हो रहा था SSC का। 18 में जब मैं तैयारी कर रही थी तो SSC का कोई ऐसा एग्ज़ाम हुआ नहीं था उस टाइम पे, तो मैं डिफेंस के एग्ज़ाम्स देती थी उस टाइम पे। और उसके बाद में जो SSC का फर्स्ट एग्ज़ाम दिया था वो मैंने दिया था 12 मार्च 2019 को। CPO 2018 का था, वो प्री एग्ज़ाम था मेरा, फर्स्ट शिफ्ट में एग्ज़ाम था वो। मैंने SSC का फर्स्ट एग्ज़ाम दिया था और वो प्री मैंने क्लियर कर लिया था सर। और उसके बाद फाइनल सिलेक्शन, उसके अंदर मुझे जो ड्रीम पोस्ट थी वो नहीं मिल पाई थी, लेकिन मेरा BSF सब इंस्पेक्टर में सिलेक्शन हो गया था उसमें। अभी इंटरव्यू में तो आपने ऐसे नॉर्मली बता दिया, आप अपने चैनल पर भी काफ़ी सारे वीडियोस आप बनाते हो। मैडम के चैनल का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, वहाँ चेकआउट कर सकते हो। जैसे अभी बताने में तो बहुत इजी लग रहा है, लेकिन ये जर्नी इतनी आसान नहीं रही होगी। बहुत सारे जो और भी टॉपर्स से हम बात करते हैं तो उनकी जर्नी भी इतनी आसान नहीं होती है। आप तो ऑलरेडी गाँव से आए हो और हिंदी मीडियम से पढ़ाई लिखाई हुई, तो इस बीच स्ट्रगल्स आपके क्या रहे, आपकी क्या संघर्ष रहे इस जर्नी में? संघर्ष सर, सबसे बड़ा संघर्ष जब उस दिन स्टार्ट हुआ था जिस दिन मैंने अपना हमने यहाँ पे जैसे आए तो क्रिस्टोफर सर के यहाँ में गई, तो उन्होंने एक मॉक पेपर हमें सोल्व करने के लिए दिया। पहले दूसरे दिन के ऊपर वो अपना मॉक पेपर सोल्व करवाने की कोशिश करते हैं कि एटलीस्ट आप अपना लेवल जज कर लो, और उसके अंदर मेरे 2 नंबर थे और वो 2 नंबर भी क्यों थे, क्योंकि उससे पहले 2-3 दिन जैसे 2 दिन का डेमो हो चुका था, तो उससे पहले वाले दिन ही सर ने वो वर्ड पढ़ाया था हमें, और वो वर्ड मैंने उसके अंदर ठीक कर लिया था। और मैं पैसेज पैराग्राफ जो होते थे वो क्लास में जो होते थे 10th 12th तक, तो वो मैं लाइन जोड़ जोड़ के बना लेती थी, लेकिन यहाँ पे तो MCQ टाइप से मेरे को क्वेश्चन छांटने थे, वो मेरे से हो ही नहीं पा रहा था। तो इंग्लिश मेरी बहुत ज़्यादा वीक थी, उसके लिए मुझे बहुत स्ट्रगल करना पड़ा। उसके लिए मैंने काफ़ी मेहनत की और फाइनली उसमें मैं अच्छा कर रही हूँ अभी, तो वो सबसे बड़ा स्ट्रगल था। बाकी स्ट्रगल्स बहुत सारी चीज़ें होती रहती हैं। फिजिकल से पहले चोट लग गई थी तो फिजिकल देना था, मेडिकल के टाइम पे ओवरवेट थी तो वो वेट कम करना था। बीच में बहुत बार ऐसे होता है कि आपकी तैयारी जिस अकॉर्डिंग होती है उस अकॉर्डिंग आपका एग्ज़ाम नहीं जाता है, तो उसकी वजह से भी जो आपको सेटबैक्स मिलते हैं वो चीज़ें भी देखनी होती हैं। और उसके साथ साथ में आपका प्री निकल गया, मेंस निकल गया, उसके बाद में फाइनल रिजल्ट के अंदर आप मेरिट आउट हो जाते हो, तो ऐसे टाइप के स्ट्रगल्स बहुत आते हैं। लेकिन थोड़ा सा अपने आप को मोटिवेटेड रख के आप कर सकते हो, मैनेज हो जाती हैं चीज़ें। जो भी नए एस्पिरेंट्स भी देख रहे हैं उनको भी मैं यही बताऊँगी कि आप लोगों के साथ जो स्ट्रगल्स अभी आ रहे हैं, जो चीज़ें अभी फेस कर रहे हो आप, हम लोगों ने भी वही फेस की है। आज अगर हम सेलेक्टेड हैं तो आप लोगों को माइट भी लग रहा होगा कि हाँ चीज़ें बहुत स्मूथ थी, बिल्कुल भी स्मूथ नहीं थी। स्मूथ हो जाएंगी धीरे धीरे, लगे रहो, बस काम में लगे रहोगे तो चीज़ें स्मूथ अपने आप हो जाएंगी, ये डेफिनेटली ट्रू है। आप गांव से निकले, हिंदी मीडियम से आपकी पढ़ाई हुई, इंग्लिश आपकी इतनी वीक थी जैसा कि आपने बताया, तो आप उन लड़कियों के लिए बहुत बड़ी इंस्पिरेशन हो जो गांव में रह के अभी स्ट्रगल कर रहे हैं। और लड़कियों के लिए आसान नहीं होता, आपने भी फील किया होगा। लड़कों को थोड़ा इजी होता है बाहर जाना, जैसे दिल्ली में आप आए वहाँ से, और बहुत सारी लड़कियाँ इस चीज़ को कन्विंस भी नहीं कर पाती अपने पेरेंट्स को, क्योंकि बहुत सारे कंसर्न होते हैं पेरेंट्स के सेफ्टी को लेकर, बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं। तो लड़कियों के लिए आपके क्या मैसेज होंगे जो लड़कियाँ इस समय गाँव से आपको देख रही हैं और आपको अपना इंस्पिरेशन आइडियल मानते हैं कि एक लड़की ऐसे जाके उसने सिलेक्शन लिया है, तो उसके बारे में थोड़ा उनको बताओ, उनके लिए क्या मैसेज है आपके? देखो, डेफिनेटली चीज़ें नहीं हैं आसान। जैसे मेरे लिए भी मैंने एक लाइन यूज़ की थी कि मैंने थोड़ा सा फोर्स किया घर वालों को, तो वो थोड़ा सा फोर्स आप उसको कन्विंसिंग की टाइप से लगा सकते हो, या फिर आपको थोड़ा सा शो करना पड़ेगा कुछ ना कुछ, कि मतलब मैं सीधा जाके मेरे पेरेंट्स को बोल दूँ कि मुझे दिल्ली जाना है, उस चीज़ में वो चीज़ नहीं होगी। उससे पहले मैंने रिजल्ट दिया था 12th का, जब मेरा रिजल्ट आया था तो उस टाइम पर मैंने दिल्ली जाने लायक मार्क्स ले लिए थे।
उसके बाद में मैं कहने लायक थी कि पापा मेरा एडमिशन हो सकता है, मैंने अच्छा किया है, तो आप थोड़ा सा कोशिश करो। तो इस चीज़ के लिए जैसे अभी जो न्यू एस्पिरेंट्स हैं जो अभी अपनी तैयारी कर रहे हैं उनको जाना है, तो आप लोगों को थोड़ा सा उनको कॉन्फिडेंस में लेना पड़ेगा। वो आपका कोई रिजल्ट हो सकता है, आपके 1 महीना आप घर पे बैठ के पढ़ के दिखा दो उनको, जो भी यूट्यूब से कहीं से आपको गाइडेंस मिलती है उसके थ्रू अगर आप उनको बैठ के अच्छे से पढ़ते हुए दिखोगे तो डेफिनेटली वो भी आपके सपोर्ट में आएंगे। थोड़े से इश्यूज होते हैं, लेकिन कोई फ्रेंड कोई नॉन निकल जाता है, इधर उधर से चीज़ें मैनेज हो जाएंगी। तो थोड़ा सा मेरा बस यही बिलीव है कि थोड़ा सा आप उनको शो करो कि हाँ आप कर सकते हो, उसके बाद में वो भी आपके साथ आने के लिए डेफिनेटली रेडी हैं। आपने इतने सारे एग्ज़ाम दिए और एक बच्चों का होता है कि एक एग्ज़ाम पर फोकस करना चाहिए तो इजीली आप उसको क्रैक कर सकते हो, लेकिन आपने डिफरेंट एग्ज़ाम दिए, उनके डिफरेंट सिलेबस थे। तो आपको क्या लगता है कि अगर कोई बच्चा तैयारी कर रहा है तो उसको अपनी जर्नी में, जैसे एसएससी के भी अलग अलग एग्ज़ाम है, CHSL हो गया, CPO हो गया और CGL और GD के भी एग्ज़ाम होते हैं, तो उसको अपनी जर्नी में सारे एग्ज़ाम अटैम्प्ट करने या फिर एक पर फोकस करना है? सर, जो मेरा मानना है वो ये है कि जिसका सिलेबस सेम है, पैटर्न माइट भी चेंज हो सकता है कि पैटर्न आपका किसी में 200 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किसी में 100 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, पैटर्न थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है, लेकिन आपका सिलेबस सेम होना चाहिए। आप मेरे इस चीज़ के अंदर एक चीज़ नोटिस करोगे कि जिस भी एग्ज़ाम को मैंने दिया है उनका लगभग सिलेबस सेम है। मैंने कोई बैंकिंग के एग्ज़ाम्स नहीं दिए हैं जहाँ पे थोड़ा सा सिलेबस डिफरेंट हो जाता है। मैंने बहुत सारे स्टेट PCS और ऐसे एग्ज़ाम्स नहीं दिए हैं, तो ऑलमोस्ट जितने एग्ज़ाम दिए हैं उनका लगभग सबका सिलेबस सेम था या एक ही तैयारी से मेरे एग्ज़ाम्स निकल रहे थे। और मैं बहुत बार बोलती भी हूँ ये चीज़ कि कोई भी एग्ज़ाम की वजह से आपका जो डेली रूटीन है वो हैम्पर नहीं होना चाहिए। अगर आप तैयारी कर रहे हो, आपको टारगेट आपका CGL है, CGL को टारगेट रख के आपने एक डेली स्केड्यूल बना लिया अपना। मैं जैसे अपना बनाती थी कि मुझे इतना वर्ड डेली पढ़ना है, इतना ये पढ़ना है, उसके बाद में वो चीज़ हैम्पर नहीं होनी चाहिए। कि आपका ऐसा नहीं होना चाहिए कि आज आपका दूसरा एग्ज़ाम आ गया, 10 दिन के लिए आप उसके लिए पढ़ने लग गए, फिर कोई और एग्ज़ाम आ गया, फिर आप उसके लिए पढ़ने लग गए, और फिर जिस दिन CGL आएगा उस दिन आप CGL के लिए पढ़ने लग जाओगे, तो 10 के 10 एग्ज़ाम्स में से एक भी नहीं होगा। बस अपना जो टारगेट है पढ़ाई का, अपना स्टडी का टारगेट फिक्स रखो। उसके बाद में जो भी एग्ज़ाम होता है उसके आने से पहले 2-4 उसके मॉक निकाल लो कि थोड़ा सा आइडिया हो जाए आपका पैटर्न का, और जाके दे के आओगे, आप बहुत जल्दी ऐसा फील करोगे कि आपके भी लाइन से सारे एग्ज़ाम्स निकल रहे हैं। ये बहुत बड़ी चीज़ नहीं है कि अलग अलग एग्ज़ाम्स को निकालना, क्योंकि सिलेबस सेम था। अगर मैं अपने आप को कहूँ कि मैंने बहुत बड़ा काम कर दिया है कि मैंने इतने सारे एग्ज़ाम्स निकाले, वो नहीं था। वो चीज़ ये थी कि सिलेबस सेम था, तो मैंने कुछ अलग नहीं किया। मैं तो सिर्फ सिलेबस को पढ़ रही थी, उसके बाद में मैं एग्ज़ाम दे के आती थी तो वो एग्ज़ाम निकल जाता था। ऐसा होता है। ये चीज़ आप लोगों के साथ भी बहुत जल्दी होगी अगर आप एक सिलेबस को पकड़ के काम करते रहोगे तो। ओके, अब आपकी स्ट्रेटजी पर हम आ जाते हैं प्रॉपर। जब आप अपना टेबल सजा लिया, आपने पूरा सेटअप बना लिया, मोटिवेशनल चार्ट्स लगा लिए और ठान लिया कि मुझे अब 8 घंटे 10 घंटे पढ़ाई करने हैं, उसके बाद थोड़ा अपना रूटीन को आप शेयर करो, क्योंकि रूटीन बनाने में बहुत सारे बच्चे अपनी हेल्थ पर ध्यान नहीं दे पाते हैं, बहुत ज़्यादा टफ रूटीन बना लेते हैं, फिर उसको फॉलो नहीं कर पाते। तो आप अगर एक रूटीन के बारे में आप बताना चाहो, उनको गाइड करना चाहो, आपका रूटीन कैसा था और कैसा करना चाहिए बच्चों को? सर देखो, रूटीन भी जो था वो फर्स्ट डे से अच्छा नहीं हो गया था, वो भी धीरे धीरे मैंने अपने एक्सपीरियंस से सीखा है। लेकिन जो मैंने अपने एक्सपीरियंस से सीखा हुआ है वो मैं डिलीवर कर सकती हूँ अभी, जिससे आप लोगों को थोड़ी बहुत हेल्प हो सकती है शायद, कि आपको कैसे अपना रूटीन बनाना चाहिए। तो कुछ टाइम के बाद मैंने रियलाइज़ किया कि हमें दिन के अंदर कोशिश करनी चाहिए कि जितने सब्जेक्ट आपके हैं, लाइक मेरे SSC के अंदर 4 सब्जेक्ट्स होते हैं, तो चारों सब्जेक्ट्स में पढ़ूँ दिन के अंदर। उसको अलग अलग टाइमिंग्स पे आप डिवाइड कर सकते हो, जिसमें आप सबसे ज़्यादा एनर्जेटिक फील करते हो उस टाइम पे उस सब्जेक्ट को पढ़ लो जो सबसे ज़्यादा बोरिंग है आपके लिए, और जिस टाइम पे आप सबसे ज़्यादा लेजी फील कर रहे हो उस टाइम पे उस सब्जेक्ट को पढ़ो जिसमें आप इंटरेस्ट लेते हो, या जिसको अगर पढ़ने के लिए आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाना है। क्योंकि अगर उस टाइम पे जिस टाइम पे आप लेजी फील कर रहे हो उस टाइम पे आपने सब्जेक्ट भी ऐसा उठा लिया जिसको आपको पढ़ने का ही मन नहीं करता, तो फिर पढ़ाई नहीं हो पाएगी। तो उस अकॉर्डिंग ये चीज़ें ऐसी नहीं होती कि सिर्फ मैंने अब बोल दिया कि आपको शाम को मैथ्स पढ़ना है, और इट माइट पॉसिबल कि शाम को आपका GS पढ़ने में ज़्यादा इंटरेस्ट डेवलप होता हो। तो ये चीज़ें पर्सन टू पर्सन ही वेरी करती हैं, उनको अपने अकॉर्डिंगली बनानी पड़ती हैं। मेरा ऐसे होता था कि मेरी एक चीज़ जिसने मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प की है, और कुछ मेरे चैनल के ऊपर भी मुझे पॉजिटिव कमेंट्स मिलते हैं इससे रिलेटेड, कि मैं लिख के अपना टारगेट बनाती थी
कि डेली का मैंने लिखना होता था पेन और पेपर के ऊपर, और इवन मैं उसको कलेक्ट भी करके रखती थी। अभी वो चीज़ें मैंने डिस्पोज ऑफ की हैं। मेरे को बड़ा शौक था, मैं उसको इतना बड़ा बॉक्स बना के रखती थी जिसके अंदर मैंने सारे डेली के अपने टारगेट्स लिखे होते थे। तो उस टारगेट को लिख के सामने चिपका देती थी। लाइब्रेरी जाती थी तो बेइज्जती भी लगती थी अगर नहीं होता था तो कि सामने बगल वाला बैठा है, एक पेज का टारगेट चिपका रखा, पढ़ी है ही नहीं सुबह से। तो वो थोड़ा बहुत उसकी वजह से भी ऐसे हो जाता था कि हाँ चल थोड़ा सा तो पढ़ लेती हूँ। और उसको फिर मैं टिक करती रहती थी कि लाइक मैंने अगर आज 50 वर्ड लिखे हुए हैं, सिनोनियम्स 50 लिखे हुए हैं, तो उन 50 सिनोनियम्स को आज मैं पहले कर लेती हूँ। उसके बाद में फिर धीरे धीरे उनको करती रहूँगी, उनको टिक करती रहूँगी। तो मुझे क्लैरिटी होती थी कि दिन भर में मुझे कितना पढ़ना है और मैंने अभी तक कितना पढ़ लिया। और नेक्स्ट डे के लिए भी मुझे ये पता लग जाता था कि कल तूने इतना टारगेट बनाया था, उसमें से तू इतना अचीव कर पाई, तो आज तुझे उस टारगेट को थोड़ा सा हल्का रखना है या थोड़ा सा हैवी रखना है। इट माइट पॉसिबल कि मैंने कल बहुत छोटा टारगेट बना लिया हो और मेरी एफिशिएंसी अब थोड़ी सी माइट भी ऐसे हो सकता है बढ़ी हुई हो मैं पढ़ने के लिए, तो फिर उसको टारगेट को थोड़ा सा हैवी कर लो। और अगर आपने बहुत ज़्यादा हैवी टारगेट बना लिया था, आपसे अचीव नहीं हो पाया, तो उसको थोड़ा सा हल्का कर लो। ऐसे कुछ मिक्स मैच अपनी स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग करके आप अपना, ये तो मैं डेफिनेटली बोलूँगी कि टारगेट बनाना स्टार्ट कर दो डेली बेसिस के ऊपर, और मंथली बेसिस के ऊपर भी आप बना सकते हो कि मंथ में इतना अचीव करना है और डेली इतना अचीव करना है। और एक बात आपने बोली कि बहुत बार वो टारगेट बना लेते हैं लेकिन उसको कर नहीं पाते हैं, तो उसको कर ना पाने की वजह से नेक्स्ट डे आपको डिमोटिवेट नहीं होने की ज़रूरत है कि आपने कल जो बनाया था उसको किया नहीं। एक तो उस टारगेट को, जो अभी मैंने बोला, कि थोड़ा सा लाइट कर दो उसको। और उसके बाद सेकंड जो चीज़ करनी है आपको, वो ये करनी है कि इस चीज़ से आपको ये लिखना है कि कल आप नहीं पढ़ पाए थे तो आज आपको थोड़ा सा एफर्ट ज़्यादा करना है, ना कि सिर्फ आपने बिल्कुल टारगेट को हल्का कर दिया और आप बिल्कुल पढ़ना बंद कर दो। उससे थोड़ा सा अपने आप को ऐसे भी फील कराना है कि कल आज तूने पढ़ाई नहीं की थी, थोड़ी सी शर्म कर और आज पढ़ ले, वैसे वाली थोड़ी सी, कि थोड़ा सा देखो अपने आप के साथ स्ट्रिक्ट होना पड़ता है। मैं अपने आप को बेशरम और ये सारी चीज़ें बोलती रहती थी कि थोड़ी शर्म कर ले, पढ़ी नहीं है सुबह से, ऐसे टाइप की चीज़ें। तो आपको वो मेरी बातों से इसमें बीच में कभी कहीं कहीं दिख रहा होगा, तो थोड़ा सा अपने आप के साथ टफ भी होना पड़ता है। अभी जैसे आपने बोला कि मोटिवेटेड रहना है और इंस्पायर्ड रहना है और लगातार पढ़ाई करते रहना है, लेकिन उन्हें मोटिवेशन में आके पढ़ाई तो कर ली, 12-12 घंटे पढ़ाई करी, 15 दिन तक ये रूटीन चला, लेकिन वो रिवीजन नहीं कर पाते हैं उसका, और रिवीजन करना भूल जाते हैं। जैसे सब्जेक्ट भी बहुत सारे हैं, ऐसा होता है कि मैथ पढ़ रहे हैं तो मैथ ही पढ़ रहे हैं, उसमें इंटरेस्ट आ रहा है, लेकिन वो जीएस छूट जा रहा है, फिर जब जीएस पढ़ने बैठते हैं तो मैथ भूल जा रहे हो। तो आपका रिवीजन साइकिल कैसे रहता था, कैसे सारी चीज़ मैनेज कैसे करते थे आप? सर, मैं रिवीजन साइकिल में ये फॉलो करती थी कि जो वोकेबलरी और जो इंग्लिश की चीज़ें होती थी उनको मैं डेली रिवाइज करती थी। जो लास्ट डे का पढ़ा है, पहले मैंने जो लास्ट डे का पढ़ा है उसको रिवीजन करूँगी, देन नेक्स्ट डे पे जाऊँगी। और उसके बाद में मैं संडे फ्री रखती थी। संडे को मैं एक तो शाम को मैं थोड़ा बहुत बाहर घूम लेती थी कि थोड़ा सा मैं अपने आप को रिलैक्स करूँ। संडे को मैं लेट आती थी लाइब्रेरी, अदरवाइज यूजुअली डेज पे मैं बहुत जल्दी आ जाती थी, लेकिन संडे को बहुत आराम से आऊँगी, लेट आऊँगी लाइब्रेरी। तो थोड़ा सा तो अपने आप को भी ऐसे लगा कि आपने थोड़ा सा रिलैक्स किया है। उसके बाद में जितना भी काम मैंने किया है उसको रिवीजन कर लेती थी। और कभी कभार ऐसा होता था कि वीक में ज़्यादा पढ़ाई हुई तो फिर मैं सैटरडे को भी रिवीजन के लिए रख लेती थी कि थोड़ी थोड़ी रिवीजन कर लेते हैं। यूजुअली मेरी प्रैक्टिस होती थी कि मैं कुछ चीज़ों की डेली रिवीजन कर लूँ। अगर थोड़ा थोड़ा देखना है, एक ओवरव्यू जो होता है वो मैं डेली ले लेती थी, सिर्फ पिछले वाले दिन का। उसके बाद में मैं वीक में संडे को थोड़ा सा रिवीजन करती थी, और उसके बाद में लगभग 15 से 20 दिन के बाद में मैं दोबारा उस चीज़ को सिलेबस में लिख लेती थी कि तूने ये पढ़ लिया है तो एक बार इसकी रिवीजन करनी है। तो ये 3 रिवीजन मेरी लगभग आप मान के चल सकते हो कि होती थी। उसके बाद में आपको उसका सब्जेक्ट के ऊपर कॉन्फिडेंस आ जाता अगर आपने 3 बार उसको कर लिया तो। अब इस बीच डिस्ट्रैक्शन बहुत आते हैं, जैसे एक सोशल मीडिया का ही हो गया। अभी अगर आप रील देखने बैठ जा रहे हो तो घंटों उसमें आपके चले जा रहे हैं। दूसरा, घर में फंक्शंस हो रहे हैं, शादियां हो रही हैं, बहुत सारे एस्पिरेंट्स उनको अटेंड नहीं कर पाते हैं। आपने भी बहुत सारे फंक्शंस छोड़े होंगे, तो उस चीज़ को कैसे आप मैनेज करते थे? जैसे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का भी हो गया, कोई दोस्त बना रहे हैं, कोई पार्टियाँ कर रहे हैं, उन चीज़ों से कैसे आप बच के रहते थे? कैसे आपका फोकस बिल्कुल पढ़ाई पर रखते थे आप? देखो, बिल्कुल फोकस पढ़ाई पे भी बिल्कुल, अगर 24 घंटे आप सिर्फ एक पढ़ाई के लिए बोलोगे तो भी थोड़ा सा हेक्टिक हो जाएगा। लेकिन डिस्ट्रैक्शंस को कम करने के काफ़ी सारे मेथड्स थे मेरे पास में। एक मेथड था कि फ़ोन घर पे छोड़ाओ मैं बहुत बार इस मेथड को यूज़ करती थी। मैं लाइब्रेरी आ जाती थी, मेरे को अगर पिछले वाले दिन में ये फील हो गया कि तूने फ़ोन थोड़ा सा ज़्यादा चलाया तो मैं फ़ोन घर पे छोड़ के आ जाती थी। 2-3 दिन फ़ोन घर पे छोड़ोगे तो हैबिट थोड़ी सी छूट जाएगी।
उसके साथ साथ जो मेजर जहाँ पे आपका थोड़ा सा टाइम ज़्यादा जाता है, लाइक कि रील्स आपने बोला, तो मैंने इंस्टाग्राम अनइंस्टॉल कर दिया था कि मैं यूजुअली मेरा इंस्टाग्राम इंस्टॉल होता था जिस दिन मेरा एग्ज़ाम हो गया, उस दिन 2-3 दिन अब इंस्टा चलाएंगे जी भर के, उसके बाद में उसको फिर बंद कर देंगे। ठीक है, बहुत हो गया इंस्टाग्राम, अब थोड़ा सा पढ़ते हैं, फिर कोई और एग्ज़ाम हो जाएगा, उसके बाद फिर 2-3 दिन इंस्टाग्राम चलाएंगे। कि मतलब आप भी ऐसे फील ना करो कि आप बर्नआउट हो रहे हो, और आपकी ऐसे हर रोज़ को आप इंस्टाग्राम नहीं चला सकते हो, या हर दिन आप अगर उसके ऊपर बैठ गए 1 घंटा आपने निकाल दिया तो बहुत ज़्यादा लॉस हो जाएगा। तो इसलिए मैं थोड़ी जो सोशल मीडिया की साइट्स थी उनसे थोड़ा सा दूर रहती थी, और फिर भी मुझे कई बार लगता था कि मैंने यूट्यूब को ज़्यादा टाइम दे दिया या किसी चीज़ को ज़्यादा टाइम दे रही हूँ, तो फिर मैं फ़ोन को अपने से दूर कर लेती थी। आपकी इतनी लंबी जर्नी है, डिफरेंट आपने एग्जाम दिए हैं, अगर आप इनमें से कुछ मिस्टेक्स पॉइंट आउट करना चाहो, अभी आपका फाइनल सिलेक्शन हो गया, अगर आप पीछे मुड़ के आप देखते हो कि अगर ये गलतियां मेरे से नहीं हुई होती या फिर ये मैं गलतियां नहीं करती तो शायद पहले ही सिलेक्शन हो गया होता, क्योंकि टॉपर स्टॉक करने का मकसद यही होता है कि आपकी जो गलतियों से नए एस्पिरेंट सीखें और वो जल्दी से जल्दी सिलेक्शन लें, वो गलतियाँ ना दोहराएं। तो आपको क्या लगता है, कुछ नंबर ऑफ मिस्टेक्स आप अपनी जर्नी से बताना चाहो जो एस्पिरेंट्स ना करें अपनी जर्नी में? एक तो जो बहुत बड़ी गलती होती है एस्पिरेंट्स की, मेरी भी थी और माइट भी आप लोगों की भी हो रही होगी, कि हम बहुत ज़्यादा ये चीज़ नहीं देखते हैं कि हमारे एग्ज़ाम की रिक्वायरमेंट क्या है। कि हम एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, जैसे आपने बोला 12-12 24-24 घंटे पढ़ लिए, लेकिन हमने अपने एग्ज़ाम की रिक्वायरमेंट्स नहीं देखी। कि हमें ये नहीं पता कि हमारे एग्ज़ाम को स्पीड चाहिए या कॉन्सेप्ट चाहिए, एक्यूरेसी चाहिए, कौन सी चीज़ की ज़रूरत है। कि बहुत बार ऐसे होता है कि जैसे यूपीएससी है, यूपीएससी में आपको स्पीड की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, लेकिन एसएससी इज़ ऑल अबाउट स्पीड। उसके बाद में बहुत सारे एस्पिरेंट्स के साथ में ये चीज़ होती है, ये वाला फैक्टर बता दिया कि रिक्वायरमेंट्स नहीं देखी। रिक्वायरमेंट नहीं देखी तो आपको नहीं पता है कि आपको करना क्या है। उसके बाद दूसरी जो चीज़ होती है, बहुत सारे एस्पिरेंट्स एसएससी वाले स्पेशली करते हैं कि मॉक टेस्ट से भागते रहते हैं। मैं भी बहुत भागती थी। अभी मैं ज्ञान दे देती हूँ 1 मिनट में कि मॉक टेस्ट दो, लेकिन जब मैं इस फेज़ में थी तो स्टार्टिंग में मुझे भी बहुत डर लगता था। पता नहीं वो चीज़ उस टाइम पे आप लोग भी अगर जो देख रहे होंगे वो फील कर पा रहे होंगे इस चीज़ को, कि वो हमें अपने आप में ही ऐसे लगता है कम नंबर आ गए तो, लेकिन उस चीज़ से जिस दिन भागना कम कर दोगे उस दिन से सिलेक्शन की तरफ बढ़ना स्टार्ट कर दोगे। क्योंकि एसएससी की रिक्वायरमेंट ही ऐसी हैं कि आपको मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करने पड़ेंगे, अपनी गलतियों को फाइंड आउट करना पड़ेगा। और तीसरी जो चीज़ है वो कहीं ना कहीं ये होती है कि हम जानते हुए भी उस चीज़ को इग्नोर करते रहते हैं। कि मेरी स्टार्टिंग में जो स्टार्टिंग का फेज़ था, सीपीओ 19 के टाइम भी हुई है मेरे साथ, कि मेरा जब प्री एग्ज़ाम हुआ था तो उस टाइम पे मेरा मैथ्स कंप्लीट नहीं हो पाया था। मेरी स्पीड कम थी, कैलकुलेशन के अंदर मैं 2 को 4, 4 को 8 कर लेती थी, और उस चीज़ को कभी मैंने मतलब इस चीज़ को मैं सिर्फ एक सिली मिस्टेक का बहाना दे के, या फिर हाँ ये तो मैंने गलत पढ़ लिया था वैसे टाइप का बहाना दे के छोड़ती रहती थी। ऑल्दो इन डीपर मैं जानती थी इस चीज़ को कि हाँ ये चीज़ है, लेकिन उस चीज़ को मैंने सुधारने की कोशिश नहीं की। तो उस चीज़ की वजह से क्या होता था कि फिर मैथ्स में आपके नंबर कम आ जाएंगे। अगर आपने कैलकुलेशन में गलती की है तो नंबर तो डेफिनेटली कम आएंगे। तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें जो आपकी गलतियाँ होती है ना, उनको सुधारने की कोशिश करो, ना कि छिपाने की। कि मैं अपने आप से ही तो छिपा रही थी, और किससे छिपा रही थी मैं इस चीज़ को, और उस चीज़ की वजह से फिर वो हर्जाना हमें जब भुगतना पड़ता है तो बहुत हैवी होता है, वो बहुत भारी होता है। ओके, लास्ट में अगर आपकी सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटजी की अगर बात करें, जैसे कि कहा आपने इंग्लिश आपकी काफ़ी वीक थी, तो बहुत एफर्ट्स लगे होंगे, किस तरीके से आपने इंग्लिश की तैयारी करी, जीके जीएस मैथ, शॉर्ट में अगर आप अपनी स्ट्रेटजी और बुक्स बता पाओ। शॉर्ट में इंग्लिश से ही स्टार्ट करते हैं। अगर इंग्लिश की सर ने बात की है तो इंग्लिश के लिए मैंने स्टार्टिंग से ही ये कर दिया था कि मैंने अपने आप को थोड़ा सा डिसिप्लिन कर दिया था। जिस दिन मैंने वो 2 नंबर देखे थे कि इंग्लिश तो देख पढ़नी पड़ेगी, तो मैं सुबह से अपना डिसिप्लिन में ये होता था कि मेरे को वोकेबलरी सुबह उठते ही पढ़नी है। मैंने स्टार्टिंग 20 वर्ड से की थी, वो धीरे धीरे मैंने 50 और 100 तक भी मैं उसको लेके गई हूँ। तो इंग्लिश की वोकेबलरी आपको डेली पढ़नी है। वोकेबलरी का यही तोड़ है और कुछ नहीं है। आप डेली पढ़ो, अपने आप याद हो जाएगी आपको। मैं अगर ग्रामर की बात करूं तो ग्रामर के जो मैंने सर की क्लास नोट्स किए थे उससे मेरी ग्रामर के रूल्स मुझे याद हो गए थे, लेकिन थोड़े दिन बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि मेरे से क्वेश्चंस नहीं सोल्व हो रहे हैं। तो उसके लिए फिर मैंने प्रीवियस ईयर की बुक खरीदी थी। प्रीवियस ईयर की बुक से मैंने चैप्टर वाइज सोल्व किया, उसको 3-4 बार सोल्व किया है एरर्स को अलग
से, इम्प्रूवमेंट को अलग से, फिलर्स को अलग से, उसके बाद में जो ग्रामर वाला सेक्शन है उसके ऊपर कमांड होनी स्टार्ट हो गई थी। लेकिन उसके बाद भी जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वाला सेक्शन था वो तभी भी मेरे लिए बहुत बड़ी माया थी कि इसको कैसे सोल्व किया जाए। तो उसके बाद में मैंने कुछ टीचर्स वगैरह से सलाह ली, कुछ बच्चों से पूछा, और एक दो मेरी फ्रेंड थी जिनकी बहुत अच्छी इंग्लिश थी, तो और वो बहुत ज़्यादा एफर्ट भी नहीं डाल रही होती थी, तो मैं उससे पूछा कि मैं कैसे, तो फिर उसने मुझे बताया कि मैंने 200+ बुक्स पढ़ रखी हैं। तो उसकी मतलब मैंने रीडिंग में कभी उसको कंसीडर ही नहीं करती थी। बहुत सारे एस्पिरेंट्स होते हैं जो नहीं करते, मैं भी उन्हीं में से एक थी। तो फिर मैंने रीडिंग को भी थोड़ी सी अपनी हैबिट में डालना स्टार्ट किया कि मैं कुछ तो पढूं। द हिंदू अभी नहीं समझ में आ रहा, लेकिन कुछ तो पढूं, तो वो मैंने रीडिंग हैबिट अपनी डेवलप की। तो ऐसे करके मेरे 3 सेक्शंस हो गए थे। उसके बाद मैथ्स की मैंने क्लास जो की थी उनके ही क्लास नोट्स को मैं बार बार रिवाइज करती थी, और प्रीवियस ईयर की बुक को मैंने किया। प्रीवियस ईयर की बुक को स्टार्टिंग में करने जब ली थी, उस जोश में एक चैप्टर किया, उसके बाद में जोश ढीला हुआ, वो बुक बहुत हैवी दिखने लगी कि नहीं हो सकती है ये बुक। लेकिन थोड़े टाइम के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ अगर ये बुक नहीं होगी तो आपके नंबर भी नहीं आएंगे। तो फिर उस बुक को करना स्टार्ट किया। उसके लिए भी थोड़ा सा अपने आप को मोटिवेटेड रखा कि छोटे टारगेट्स दिए स्टार्टिंग में। ऐसे नहीं था कि पूरा बुक को एकदम से कर देना है कि आज का टारगेट 50 क्वेश्चन का है, इतना कर ले, कल का फिर देखेंगे। ऐसे टाइप से थोड़ा थोड़ा तसल्ली दे के दिल को करना स्टार्ट किया। जीएस के लिए मैंने लूसेंट को पढ़ा। लूसेंट के अंदर मैंने बहुत अच्छे से उसको पढ़ा, बहुत अच्छे से काला पीला कर रखा है मैंने उसको, और काफ़ी बार मैंने उसको पढ़ा। उसके बाद नहीं याद होती थी, बस मल्टीपल रिवीजन ही है जीएस के अंदर जो मेजर चीज़ है। करंट अफेयर्स में डेली पढ़ती थी, और जब एग्ज़ाम होने को हो जाता था तो उस टाइम पे मंथली बेसिस पे भी करती थी, और जो टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स होती हैं उनको भी करती थी मैं। रीजनिंग के लिए मैंने कुछ जो टॉपिक थे पर्टिकुलरली उनके लिए मैंने आप यूट्यूब चैनल की हेल्प ली। यूट्यूब से 2-4 आप वो देख ली, वीडियोज़ देख ली, मेरा टॉपिक क्लियर हो गया। उसके बाद में बस सेट्स लगाए, प्रीवियस ईयर के सेट्स लगा लिए, और वहाँ से मेरा रीजनिंग का सेक्शन कवर हो गया। ओके मैम, लास्ट में अगर आप कुछ रह गया हो इस वीडियो में, आपको लगता है, क्योंकि आपका भी काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है, यूट्यूब पे आप लगातार गाइड करते हो बच्चों को, कुछ कमेंट्स आते होंगे, आपको लगता है कि कुछ छूट गया है इस इंटरव्यू में, तो आप उसको बता दो, या फिर कुछ मैसेज, कुछ संदेश आपके नए स्टूडेंट्स के लिए हों। छूटने के लिए तो हमने भी काफ़ी हद तक चीज़ें कवर कर ली हैं। आपको भी ऑलरेडी इतने सारे एक्सपीरियंस है, आपने इतने सारे इंटरव्यू किए हैं, तो लेकिन एक चीज़ में जो संदेश की तरफ से बोल सकते हो, मैसेज की तरफ से जो मेरे को बोलना है वो ये है कि जिस दिन आपका सिलेक्शन होगा तो ये जो आपका स्ट्रगल है ये वर्थ इट हो जाएगा। उस दिन आपके जब पेरेंट्स प्राउड फील करेंगे तो वो वर्थ इट हो जाएगा। तो ये बिल्कुल भी मत सोचो कि मेरे साथ इतना बुरा हो रहा है, इतना अच्छा हो रहा है। लगे रहो, जिस दिन सिलेक्शन होगा सब कुछ अच्छा हो जाएगा। और दूसरी चीज़ की कंसिस्टेंसी जो है वो आपका सिलेक्शन करवाएगी। अगर आप रेगुलर हो अपनी चीज़ों के साथ में तो आप सिलेक्शन बहुत जल्दी ले लोगे और बहुत आसानी से ले लोगे। और अगर रेगुलर नहीं हो तो बहुत सारी चीज़ें आपके लिए डिफरेंट हो सकती हैं, बहुत सारे प्रोस्पेक्टिव डिफरेंट हो सकते हैं। तो इन 2 चीज़ों को फोकस करते हुए अगर आप अपनी तैयारी करते हो तो सारी चीज़ें आपके लिए बहुत जल्दी ठीक होने वाली हैं। ओके, थैंक यू सो मच मोनिका जी, काफ़ी अच्छा लगा आपसे बात करके। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको भी वीडियो पसंद आया होगा। जिस तरीके से मैडम ने आपको अपनी जर्नी शेयर करी, स्ट्रेटजी के बारे में बताया, मोटिवेट किया आपको, और क्या क्या गलतियां नहीं करनी उनके बारे में बताया। तो ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और मैडम का भी चैनल लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन पे, आप वहाँ भी जाके उनको भी सब्सक्राइब कर लेना। लगातार वो आपको गाइड करते रहते हैं। तो यहाँ तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।